के लिए सामान्य ज्ञान के 50 ऐसे गोल्डन क्वेश्चंस आज की इस क्लास में आप लोग देखेंगे कि जिन क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं साथियों तो परीक्षा में इनकलाब आ जाएगा। ये 50 साथियों गोल्डन क्वेश्चंस में से आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 20 क्वेश्चंस का होना चाहिए। तो देखिएगा साथियों इन प्रश्नों के माध्यम से कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है और कितनी तैयारी आपकी बाकी है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, बताने की कोशिश कीजिए कि राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा कि राज्य की गवर्नर की नियुक्ति साथियों किसके द्वारा की जाती है। देखिए अगर बात करें ना कि राज्य की गवर्नर की नियुक्ति साथियों कौन करता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे कौन करते हैं साथियों, राष्ट्रपति करते हैं। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा वर्ष क्या होती है, यानी कि राज्यपाल बनने के लिए साथियों कम से कम आयु कितनी होना चाहिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे 35 वर्ष होनी चाहिए। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा दान देने की साथियों शक्ति प्रदान की गई है। तो किसको प्रदान की गई है आप लोग ध्यान रखेंगे, राज्यपाल की जब हम बात करते हैं तो आप लोग ध्यान क्या रखेंगे साथियों, अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की साथियों शक्ति किसको दी गई है तो राज्यपाल को दी गई है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का पात्रता का मापदंड नहीं है। यह प्रश्न साथियों आपको आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। अगर बात करें यानी कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है तो वो भारत का नागरिक हो, ऐसा क्या, बिल्कुल वो भारत का नागरिक होना चाहिए जो राज्यपाल बनना चाहता है। उसे 35 वर्ष या इससे अधिक आयु का होना चाहिए, ये तो अभी मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु चाहिए होती है। उसके बाद लिखा हुआ है कि उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्ह होना चाहिए, अर्ह होना चाहिए कि अर्हता होना चाहिए, तो ये साथियों ऐसा नहीं होता है। उसके बाद देखिए डी नंबर वाले की अगर बात करें तो उसे किसी अन्य लाभकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, तो ये बात भी बिल्कुल साथियों सही है, किसी सरकारी पद पर उसे नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के साथियों आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु क्या है। तो अभी आपने ये देखा था कि राज्यपाल बनने के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष चाहिए होती है। अगर प्रधानमंत्री की बात आए तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी चाहिए होती है, 25 वर्ष चाहिए होती है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। साथियों अगर इस क्लास की बात करें ना तो इस क्लास में आपसे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो सिंपल प्रश्न भी इस क्लास में है, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस भी इस क्लास में है और हार्ड टाइप के क्वेश्चंस भी साथियों इस क्लास में मैंने समाहित किए हैं। यानी कि जैसा आपका रियल पेपर आता है डिक्टो सेम वैसे ही पेपर साथियों मैंने यहां पर बनाने की कोशिश की है। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री का अगर बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आजादी के बाद पैदा हुए। ऐसे कौन साथियों प्रधानमंत्री हैं आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत की आजादी के बाद पैदा हुए। तो जो नरेंद्र मोदी है ना साथियों प्रधानमंत्री, ये एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ, बाकी सबका जन्म आजादी से पहले हुआ था। अब उसके बाद देखिए साथियों मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है। तो हुमायूं का साथियों मकबरे की अगर बात करें तो दिल्ली में स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि दीनपनाह की स्थापना किसने की, क्या दीनपनाह की स्थापना साथियों किसने की, तो आप लोग क्या बताओगे साथियों, हुमायूं आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए 9वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा आपसे जा रहा है कि निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था। एक अच्छे लेवल का साथियों क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए। अगर बात करें जो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किया था ना वो किसने किया था साथियों, शाहजहां ने किया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें कब किया था तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1656 में साथियों शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों, अगर आप लोग यूपी पुलिस के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो बहुत आसानी से तो ये समझ लीजिए ये चैनल आपके लिए एक वरदान साबित होगा। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेते हैं और जो भी आपको कंटेंट इस वीडियो के माध्यम से या चैनल के माध्यम से दिया जाए परीक्षा तक अगर आप वो सारी चीजें देख लेते हो, अपने मस्तिष्क में सब कुछ स्टोर कर लेते हो जो आपको पढ़ाया जाए, तो ये समझ लीजिए साथियों एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। चलिए तो चैनल के लिए अगर बात करें या साथियों चैनल की अगर बात करें, चैनल में आपको वही कंटेंट दिया जा रहा है जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो साथियों कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। और सिपाही विद्रोह साथियों कब हुआ था, जो 1857 के समय में हुआ था, तो आंसर आपका कुल मिला के डी है। सिपाही विद्रोह 1857 में शुरू हुआ था। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कहां से शुरू हुआ था, तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों मेरठ से इसका आगाज हुआ था, तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा, डी नहीं बल्कि बी के साथ जाएगा। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो लखनऊ की अगर बात करें साथियों लखनऊ में किसने किया था, तो बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में इसका नेतृत्व किया गया था। आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा आपसे जा रहा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया, बताइए। चलिए
तो रॉलेट एक्ट की जब साथियों बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1919 में इसको पारित किया गया। आंसर जिनका सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी बताइए? तो किसके द्वारा की गई थी? गांधी जी के द्वारा की गई थी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना। तो जिनका आंसर यहां पर डी हो जाता है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि कौन से शहर की बात चल रही है साथियों? लखनऊ शहर की बात चल रही है। यानी कि लखनऊ में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? ये प्रश्न साथियों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कब लौटे थे? जनवरी 1915 में लौटे थे, आपको ध्यान रखना है साथियों। और डेट क्या थी? 9 जनवरी, आपको ध्यान रखना है 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। उसके बाद देखिए लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी बताइए? चलिए, तो एक अगर बात करें ना साथियों, जो साइमन कमीशन था इसकी स्थापना तो 1927 में हुई थी, लेकिन ये भारत कब आया आपसे पूछा जाए तो 1928 में ये भारत आया साइमन कमीशन। और लाला लाजपत राय की मृत्यु जो हुई थी ना साथियों, अगर बात करें इसी का विरोध करते हुई थी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो गुरुदेव की उपाधि साथियों किसने दी थी? तो आप लोग ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी जी ने दी थी। चलिए, ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ऐसा नारा दिया था, ऐसी बात कही थी? तो ये बात किसने कही थी साथियों? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये कथन है। आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। सारे जहां से अच्छा गाने के बोल साथियों किसने लिखे हैं बताइए? तो किसने लिखे हैं? मोहम्मद इकबाल ने लिखे हैं। बचपन से आप लोग इनके बारे में पढ़ते चले आ रहे होंगे। तो मोहम्मद इकबाल की अगर बात करें, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा साथियों? किसके बोल हैं? तो मोहम्मद इकबाल के हैं। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया? आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो 1968 में आप लोग ध्यान रखेंगे पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहला है साथियों। जिसमें भी पहला लग जाए, अगर वो प्रथम महिला हो, प्रथम पुरुष हो या जो भी पहला हो, तो ये समझ लीजिए साथियों वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1968 में लोकपाल विधेयक को साथियों संसद में पेश किया गया था और ये पहला लोकपाल विधेयक था। उसके बाद देखिए साथियों 22वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो अगर आपका आंसर यहां पर 6 माह है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि भारतीय संसद के अनुसार यदि संसद में किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहे तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। तो यहां पर साथियों बात की गई है संविधान के अनुसार। तो मैं कह सकता हूं साथियों अगर 2 महीने तक, कितने दिन तक? अगर 60 दिनों तक, अगर मान लीजिए यदि कोई संसद का किसी भी सदन का, यानी कि अगर वो कोई लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है और वो अगर लोकसभा का सदस्य है और लोकसभा में वो नहीं आता है 60 दिनों तक, या अगर राज्यसभा का सदस्य है तो वो राज्यसभा में एब्सेंट रहता है 60 दिनों तक, तो संसद साथियों क्या कर सकती है? आप लोग ध्यान रखेंगे उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकती है। तो आंसर यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों मैंने ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में देखा है कि अनुच्छेद 243 का सी किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है? 6 वर्ष से कम आयु की बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा के प्रावधान से, या संघ के नाम और क्षेत्र से, या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, या पंचायतों की संरचना। तो किससे संबंधित है साथियों? पंचायतों की संरचना। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? तो ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 1976 में हुआ था। इसमें साथियों संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए थे। तो वो दो शब्द साथियों कौन कौन से? आप लोग ध्यान रखिए, एक तो समाजवादी और दूसरा धर्मनिरपेक्ष, दो शब्द जोड़े गए थे। आंसर आपका डी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द को किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया? ये आपसे पूछा जाता है और ये साथियों आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये भी साथियों 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया। उसके बाद देखिए 27वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, तो अगर बात करें सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों राइट आंसर की, तो 36वां संविधान संशोधन आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए एन.टी. रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी कब स्थापित की थी? ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो 29 मार्च 1982 को एन.टी. रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी को साथियों स्थापित किया था, इसलिए आंसर आपका भी हो जाता है भाई। और जिनका आंसर यहां पर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया बताइए? तो भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम साथियों कब पारित किया गया? तो 1926 में पारित किया। ये आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया? देखिए
अगर बात करें साथियों पूरी जीके जीएस के जो सबसे गोल्डन क्वेश्चन साथियों बनते हैं ना पूरी जीके जीएस के, उन सभी गोल्डन क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। तो 1973 आप लोग ध्यान रखेंगे आनंदपुर शाही प्रस्ताव कब पारित किया गया 1973 में। आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ साथियों आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। आरटीआई का मतलब क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं, इसको हिंदी में सूचना का अधिकार कहते हैं, यानी कि भारत के हर एक नागरिक को किसी भी सूचना का अधिकार है। जैसे कि आप लोग देखते हो ना कि कोई भी वैकेंसी आती है तो आप आरटीआई डाल देते हो, आरटीआई डालने के माध्यम से आप पूछते हो कि कितने फॉर्म भरे गए हैं या कब तक आपका एग्जाम हो सकता है। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आपके मन में बनते हैं और आप लोग ही आरटीआई डालकर उसका जवाब मांग लेते हो और कुछ दिन में उसका जवाब आ जाता है जिस कितने फॉर्म भरे हैं। तो मैंने बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज देखी जिसमें बच्चों ने आरटीआई डाली और उसका रिप्लाई आया। तो आरटीआई की अगर बात करें ये कब प्रभावी हुआ साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। तो अक्टूबर 2005 में साथियों ये प्रभावी हुआ, आंसर आपका डी हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में ग्रहीय पवनों का सही प्रकार है। तो ग्रहीय पवनों का साथियों सही प्रकार की अगर बात करें तो व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय ईस्टर्ली साथियों आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। पटाखा किस देश की मुद्रा है आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। यहां पर देखिए आप लोग ध्यान रखेंगे पटाखा किस देश की मुद्रा है, तो आप ध्यान रखेंगे मकाऊ की मुद्रा है, यानी कि पटाखा किस देश की मुद्रा है, तो मकाऊ देश की मुद्रा है। उसके अलावा अगर पनामा की बात करते हैं, पनामा की मुद्रा जो है ना साथियों यूएस डॉलर है। क्या है, यूएस डॉलर है। उसके अलावा इसकी बालबोआ भी है, मतलब पनामा पनामा देश की मुद्रा जो है यूएस डॉलर अगर ऑप्शन में आ जाए तो वो लगा देना, वरना बाल्बोआ ऑप्शन में आ जाएगा। मेक्सिको की मुद्रा क्या है, पीसो है, और लाओस की मुद्रा साथियों किप है। उसके बाद देखिए सिंगापुर का पुराना नाम साथियों क्या है, अब आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंगापुर का पुराना नाम साथियों क्या है, टेमासेक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके अलावा जापान का पुराना नाम क्या है, तो निप्पन। क्या नाम है, निप्पन, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जापान की राष्ट्रीय पोशाक इसमें से कौन सी है। तो जापान में साथियों किमोनो पहना जाता है, तो किमोनो ये क्या हो जाएगा, जापान का राष्ट्रीय पोशाक हो जाएगा। आंसर आपका डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम सिरा साथियों कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। ये कई बार आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों यूपी पुलिस एग्जाम के लिए मैं बहुत ही जल्द आपके लिए करंट अफेयर की कुछ क्लासेस लाने वाला हूं। मेरा मानना है साथियों जो भी आपको इस चैनल के माध्यम से क्लासेस दी जाएंगी करंट अफेयर की और यूपी जीके की, उनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो करंट अफेयर के मैटर में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जितने क्वेश्चन आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, ये यूपी जीके की अगर बात करें जितने क्वेश्चन आए 6 7 8 9, जितने क्वेश्चन यूपी जीके के बनेंगे तो वो उस एक ही क्लास से साथियों बनेंगे। तो उस क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक आप देख लेंगे। अगर उसका चाहते हैं तो नोट्स भी उसका आप लोग बना लेंगे। वैसे पीडीएफ तो मैं आपको अवेलेबल करवा ही दूंगा। तो क्या करेंगे साथियों, चैनल पर आप सभी लोग सब्सक्राइब हो जाइए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और ऑल पर साथियों जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि वो वीडियो अगर मिस हो गई तो एग्जाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है, ये अभी मैंने आपको बताया था साथियों। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि शरावती पनबिजली परियोजना साथियों कहां पर है। तो ये कहां पर है साथियों, कर्नाटक में। आंसर आपका जाएगा बी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि शरावती जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में है। और कौन सी नदी की अगर बात करें तो शरावती नदी पर है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है। तो किसकी अगर बात करें साथियों, राइट आंसर आपका जाएगा कृष्णा नदी के साथ, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कोयना बांध साथियों कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो कोयना बांध की अगर बात करें महाराष्ट्र का एक जिला है संगाली जिसका नाम है। तो संगाली जिले में साथियों ये कोयना बांध है, जो कि कौन से राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। और कौन सी नदी पर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कोयना बांध कौन सी नदी पर है, तो कोयना नदी पर ही, ये पॉइंट भी आपको साथियों ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो कोयना बांध जो है ना, ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध साथियों कहलाया जाता है। उसके बाद देखिए साथियों पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो पहला प्रश्न तो आपसे यह बनता है कि ये बांध जो पगलाड़िया बांध है ये किस नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। पूछा जाए किस राज्य में स्थित है, तो साथियों असम में स्थित है। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद देखिए कि साथियों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। एक प्रश्न आपसे साथियों ये पूछा जा सकता है कि जो पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना है ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये तेलंगाना में है। पूछा जाए अगर कौन सी नदी पर है साथियों, तो कृष्णा नदी पर है। ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। जो भी साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके बन रहे हैं ना, उन सभी फैक्ट को कंप्लीट किया जाएगा आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो उसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है साथियों रुकरा मध्यम सिंचाई बांध ये किस राज्य में स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। तो किस राज्य में स्थित है साथियों, पूछने बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ओडिशा में स्थित है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। साथियों अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम आपको पास करना है, क्रैक करना चाहते हैं, यानी कि फाइनल लिस्ट में आप अपना नाम देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और जितना भी कंटेंट आपको साथियों दिया जाए, इस वीडियोस के जरिए आपको दिया जाए या जो पीडीएफ आपको दी जाती है उसके जरिए आपको दिया जाए, तो वो सभी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यूपी पुलिस का एग्जाम पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत आसान आपके एग्जाम को पास करना हो जाएगा। तो एक साथियों ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर सभी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दी जाएंगे और क्लासेस के लिंक भी आपको वहां पर मिल जाया करेंगे। चलिए
उसका लिंक आप साथियों डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर साथियों कौन सा बांध बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछे कि साथियों ये जो नागार्जुन सागर बांध है ना, ये किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा हुआ है? साथियों इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि बताइए भाई इस नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो मैं 3 से 4 नदियां और उनके किनारे पर बसे हुए शहर आपको बता रहा हूं, आप अपने मस्तिष्क में साथियों स्टोर कर लीजिए। पहली बात तो आप लोग यहीं पर ध्यान दे दीजिए कि जो कोलकाता है ना साथियों, ये हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उसके अलावा अगर बात करें साथियों, यहाँ पर जो कटक है ना, ये महानदी के किनारे पर बसा हुआ है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे जो चेन्नई ना साथियों, ये अड्यार नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और अगर गंगटोक की बात करें तो ये साथियों रानीपुल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो ये 4 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए आगरा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो आगरा की अगर बात करें, ये साथियों यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है, इसलिए आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे पर स्थित है या गोमती नदी के तट पर स्थित है? बात एक ही है। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा वो लखनऊ के साथ जाएगा, यूपी की राजधानी लखनऊ। उसके बाद देखिए जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? यह आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो जबलपुर की अगर बात करेंगे तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, यानी कि नर्मदा नदी के किनारे पर है जबलपुर। आंसर आपका डी के साथ। और यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि विजयवाड़ा साथियों किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो विजयवाड़ा साथियों कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। और ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। आंसर आपका बी हो जाता है। ऑपरेशन थर्स किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सीमा सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या दिल्ली पुलिस? तो आपको यहां पर ध्यान रखना है साथियों, रेलवे अगर बात करें रेलवे सुरक्षा बल की, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, आरपीएफ की, तो इसके द्वारा ही साथियों ऑपरेशन थर्स जो है ना वो शुरू किया गया था। आंसर यहां पर जिनका बी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों 50 क्वेश्चंस थे, गोल्डन क्वेश्चंस थे, आप सभी ने देखे यहां पर। उम्मीद करूंगा साथियों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को आप सभी लोग एक बार शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे।